राजनीति का सबब बनी पंडित नेहरू की विरासत। पीएम मोदी को न बुलाने से शुरू हुई सियासत। खानदान की बहू मेनका का पलटवार। नेहरू पर नहीं है किसी का एकाधिकार। महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी, ये सब हैं किसके? देश के या फिर पार्टियों के? लेकिन एक होड़ सी लगी है इन विरासतों को कब्जाने की। कोई समेटने में लगा है तो कोई छीनने में। अब सोनिया गांधी हो या मेनका गांधी, बहू तो गांधी नेहरू परिवार की है ही, लेकिन विरासत की बात पर छोटी बहू ने कर दिया एक बार। ऐसे में अब क्या करे परिवार? राजनीति का सबब बनी पंडित नेहरू की विरासत। पीएम मोदी को न बुलाने से शुरू हुई सियासत। खानदान की बहू मेनका का पलटवार। नेहरू पर नहीं है किसी का एकाधिकार। जी हां, नेहरू पर नहीं है किसी एक का एकाधिकार। ये जवाब दिया गया मेनका गांधी की तरफ से, जो खुद गांधी नेहरू परिवार की बहू हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नेहरू की विरासत पर यह सियासत हो क्यों रही है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिव प्रताप शुक्ला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल नेहरू जी की 125वीं जयंती पर कांग्रेस जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है उसमें देश विदेश के लोगों को तो बुलाया गया है, लेकिन पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया, जिस पर कमेंट करते हुए मेनका गांधी ने दिया है करारा जवाब। देश के हैं, पार्टी के नहीं है। अरे ये क्या, गांधी नेहरू परिवार की छोटी बहू ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। अभी तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सियासी विरासत को लेकर परेशान थी कांग्रेस। अब परिवार की छोटी बहू के बोल माथे की पेशानी पर परेशानी के बल डाल रहे हैं। जिन पंडित नेहरू की परछाई में कांग्रेस आगे की राजनीति की राह का पुल बना रही थी, उसे परिवार की बहू ने ही ध्वस्त करने का दांव चल दिया। एक बार फिर सुन लीजिए मेनका जी के मन की बात। नेहरू जी देश के हैं, पार्टी के नहीं है। विरासत की सियासत तेज हो गई है। महात्मा गांधी किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके, सिलसिला चल ही रहा था सियासी विरासत के वारिसाना हक का कि बीच में नेहरू जी भी आ गए। कैसी कैसी क्यारियां सजी सवरी है। सियासतदानों ने राष्ट्र निर्माताओं को भी राजनीति के रंग में रंगने से नहीं छोड़ा। पसरती हुई आवाज कांग्रेस की वादियों में पहुंची तो कह दिया कि कोई कुछ कहे, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। किसको न्योता दिया जाता है, किसको बुलाया जाता है, किसके लिए चाह होती है कि कोई आए, उससे जिससे मन जो है मनोबल बढ़ता है, जिससे आनंद मिलता है, जिससे आपको शक्ति मिलती है, या जिससे मिलना अच्छा लगता है। जैसा मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब कोई कहे कि हमें नहीं बुलाया एआईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा लगता है उनको बुलाते हैं। ये बहुत सारी पार्टीज हैं, वो लोग आ रहे हैं। हमें बड़ा हर्ष है इस बात का कि विभिन्न दल जो हमारे खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं और जिनका हर विचार हमारे हर विचार से नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने माननीय नेहरू जी को एक स्थान दिया जो हम समझते हैं उचित स्थान है, इसलिए हमने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आइए आप भी कुछ कहिए। बहरहाल नेहरू की 125वीं जयंती पर सियासत में विरासत का संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने नेहरू की जयंती के जश्न में दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेजा, लेकिन पीएम को नहीं बुलाया। ऐसा लगता है जैसे नेहरू के सहारे खुद को खुराक देने का ख्वाब देख रही कांग्रेस के मन में डर बैठ गया है कि मोदी कहीं नेहरू को भी ना चुरा ले। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल यही है कि नेहरू की विरासत पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के नेता शिव प्रताप शुक्ला, कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश, समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिव प्रताप शुक्ला जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। पंडित नेहरू तो देश के प्रधानमंत्री थे, फिर ऐसे में विदेशों से लोगों को बुलाया गया है उनकी जयंती पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? देखिए, पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जी। देश भी उनको उसी आदर भाव के साथ देखता है जी। विशेष करके बच्चों में तो और अधिक उनका स्वभाव रहा और अधिक वो प्रिय रहे जी।
उनकी 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने भी एक कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले ही भारत सरकार ने घोषणा कर दिया था कि हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 125वीं जयंती पर जी धूमधाम से इसको मनाएंगे और यहां तक कि जो बच्चों में प्रिय थे उस विद्यालयों तक में जाएंगे, उनको भी ये सिखाएंगे कि कैसे देश को अच्छा रखा जाता है, कैसे अपने घर को साफ सुथरा रखा जाता है। इस प्रकार से ये किया गया था। मुझे लगता है कि हंसी भी आ रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ दिन पहले एक धार्मिक नेता अपने को कहलाने वाले, उन्होंने ये कहा था कि हाँ बुखारी साहब ही कह लीजिए कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे लेकिन पंडित जवाहरलाल ये मोदी को नहीं बुलाएंगे। मोदी उनको नहीं अच्छे लग रहे थे, इस नाते उन्होंने ये कहा देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लग रहा था। कांग्रेस को ये लगा होगा कि अगर हम पार्लियामेंट के चुनाव में बुखारी का सहयोग ले सकते हैं, भले ही उनको वोट बैंक न मिला हो तो कहीं वो खिसके ना, इस नाते उसी के तर्ज पर उन्होंने भी ये फैसला ले लिया कि हम देश के प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। मत बुलावे, उनकी अपनी वो है। जैसा कि अभी सलमान साहब कह रहे थे, मैं भी सुन रहा था आपके चैनल पर कि जिसको अच्छा लगेगा हम उसी को बुलाएंगे, वो उनका वो है, उनका अपना फंक्शन हो सकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी एक के नहीं है। किसी एक के नहीं तो फंक्शन एक का कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल। सीपी राय जी, पंडित नेहरू तो सभी के थे, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, फिर क्या किसी एक का अधिकार है पंडित नेहरू पर? और फिर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया, विदेशों से लोग आ रहे हैं, जो 2 दिन का प्रोग्राम होगा आगे, लेकिन मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, ये भेदभाव क्यों? 2 दृष्टि से देखना पड़ेगा जी। कार्यक्रम 2 तरह के होते हैं, एक होता है शासकीय कार्यक्रम, एक होता है राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम। अब तो परंपराएं टूट गई हैं, वरना पहले समय में जो राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक सम्मेलन होते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, कांग्रेस को हो या हमारी पुरानी सोशलिस्ट पार्टी के, उसमें विभिन्न देशों के लोग भी उन दलों से संबंधित लोग बुलाए जाते थे। शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुलाने का क्राइटेरिया अलग है और पार्टी का क्राइटेरिया अलग है। पार्टी की अपनी पहुंच है, राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है। इसके पहले जैसा शुक्ला जी कह रहे थे, शुक्ला जी तो बहुत शरीफ और थोड़ा लिबरल विचारधारा के व्यक्ति हैं, कि पहले ही सरकार ने एक कमेटी घोषित कर दी और यह कह दिया कि हम पंडित नेहरू की 125वीं वर्षगांठ मनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो अपनी कमेटी घोषित किया, उसमें उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं रखा। कांग्रेस अध्यक्ष को अगर रखते तो शायद मुझे लगता है वो जेस्चर एक डिफरेंट होता और एक अलग तरह का संदेश जाता। कांग्रेस उनकी नंबर 2 पार्टी है देश में। हाँ, उनके जो दल के नेता हैं सदनों में, उनको रखा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को भी रखा होता, शायद एक मैसेज अलग जाता। अब ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का अपना राजनीतिक दल का कार्यक्रम है। ये किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो किसको बुलाना चाहता है और किसको नहीं बुलाना चाहता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विवाद का विषय हो सकता है। ठीक है। अभी मोदी जी ने 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम देख रहा था मैं, रनाडे साहब का कार्यक्रम कर रहे थे, वो विज्ञान भवन में कर रहे थे। उस पर तो विवाद नहीं उठा कि मोदी जी ने आखिर दूसरे दलों के फला लोगों को क्यों नहीं बुलाया। और भी जो भी इनके अपने विचारधारा संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उसमें ये लोग स्वतंत्र है अपने आप किसी को बुलाने के लिए। हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम में पंडित नेहरू तो महापुरुष है ना। ठीक है, अरुण प्रकाश जी, अरुण प्रकाश जी महापुरुष है, लेकिन सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम और पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का फर्क है। ठीक है, अरुण प्रकाश जी, आखिर पीएम को निमंत्रण क्यों नहीं और क्या संदेश कांग्रेस इसके जरिए देने की कोशिश कर रही है? गायत्री जी और आदरणीय अमिताभ जी, 5-6-7 महत्वपूर्ण कारण हैं, 7 महत्वपूर्ण कारण हैं कि जिन वजहों से हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण है कि नेहरू जी के नीतियों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कभी विश्वास न रहना, और जिस विचारधारा के लोगों ने गांधी जी की हत्या की हो, गांधी जी के विचारों की हत्या की हो, ऐसे व्यक्ति आज स्वयं नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा के सारथी हैं और ऐसे व्यक्ति को आमंत्रण न देने का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है। अमिताभ जी,
अभी केरल के एक मुखपत्र ने, आरएसएस के मुखपत्र ने, आरएसएस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आदरणीय नेहरू जी के भी हत्या की बात कही। उस मुखपत्र में बहुत ही स्पष्टता से छपा कि नेहरू जी की भी हत्या होनी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने नहीं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी जो भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के उस आरएसएस के विचारधारा के संवाहक हैं, उनको आगे आना चाहिए था और यह कहना चाहिए था यह गलत बात है। और जिस व्यक्ति ने लेख लिखा था उसको आरएसएस से निष्कासित करवाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता था कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की इच्छा और मन में परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से उनको निमंत्रण देना चाहिए था। लेकिन ये एक प्रमुख कारण रहा। दूसरे भी प्रमुख कारण रहे हैं। नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के प्रचारक के वो रहे, प्रवाहक रहे, संचारक रहे। हमारी की कांग्रेस में जो रेजुलेशन रखा उन्होंने, वो संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने परिवर्तित किया। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक पूंजीवादी विचारधारा के आज परिवर्तक हैं। तो हम इसलिए समझते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि आपका खुद का कार्यक्रम था, विचारधारा नहीं मिलती थी, इसलिए आपने नहीं बुलाया। अमिताभ जी, क्या पंडित नेहरू, गायत्री जी, 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। थोड़ा जल्दी अरुण जी, फिर एक पॉइंट बता दीजिए, विश्लेषण नहीं, पॉइंट बता दीजिए। अच्छा जी, मैं एक पॉइंट यह है कि गांधी जी ने एक बार आपको संज्ञान होगा आदरणीय अग्निहोत्री जी, नेहरू जी से कहा। नेहरू जी उस समय बड़ा असमंजस के भाव में थे, गांधी जी बीमार थे, ये आखिरी क्षणों की बात है। नेहरू जी ने कहा कि बापू अगर आप नहीं रहेंगे इस देश में तो हम किससे मार्गदर्शन लेंगे, किससे बड़े फैसले लेंगे, उसका एक आप बता दीजिए कि गलत है वो। तो उसमें गांधी जी ने कहा कि नेहरू, जब कोई बड़ा फैसला लेना तो ये सोचना कि तुम्हारे उस बड़े फैसले से अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है, वो सोच करके फैसला लेना। और जब आज नरेंद्र मोदी जी फैसला ले रहे हैं तो इस देश में अमीरों का भला कैसे हो, ये भी एक वजह रही। अमिताभ जी, आपकी बात सामने आ गई। अमिताभ जी, क्या पंडित नेहरू किसी एक के हैं, एक पार्टी के हैं? देखिए, विषय को थोड़ा गलत समझा गया। मैं थोड़ी बहस को दुरुस्त करने की गुस्ताखी करता हूं। मैंने ये बहस इसलिए नहीं रखी कि कांग्रेस ने 24 अकबर रोड के लेटर हेड पर चिट्ठी क्यों नहीं भेजी ना। सीपी राय साहब ने ठीक कहा, पार्टियों का अपना फंक्शन होता है, उसमें कोई विवाद नहीं। मैं आगे उसी नहीं अरुण जी, ना अब बात आ गई, अब आ गई। अब थोड़ा, आप तो मेरे शो का फॉर्मेट जानते हो मित्र, उस पर विवाद नहीं। आमंत्रण की सूची तैयार करने के अधिकार पर घर से लेके और विश्व तक में एक ही मानदंड है, आयोजक को यह अधिकार है। मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं सीपी राय साहब को बुलाऊं या अरुण जी को बुलाऊं या शिव प्रताप जी को बुलाऊं या सबको बुलाऊं, इस पर विवाद होना भी नहीं चाहिए, है भी नहीं मेरा। ये बहस फिर मैं क्यों लाया, लोग पूछेंगे फिर आप क्यों लाए बहस जब ये मसला नहीं। मैं मसला बताता हूं। मसला ये है, ना बुलाना बड़ी खबर नहीं सीपी राय साहब। गांधी मेरे हैं केवल, नेहरू मेरे हैं केवल, लोहिया मेरे हैं केवल, अंबेडकर मेरे हैं केवल। ये जो पेटेंटबाजी की कोशिश हो रही है ना, इस पेटेंटबाजी के खिलाफ बहस लेके आया था। मेरी इस पर रुचि नहीं कि किसने किसको बुलाया, राणा डे के फंक्शन में वो बुलाए नहीं बुलाए वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर कोई आदमी ये बोलता कि मैंने मुलायम सिंह यादव को इन 7 कारणों से नहीं बुलाया तो मैं आपत्ति करता। आपके आमंत्रण सूची बनाने का अधिकार का सम्मान करता हूं, लेकिन सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता का निषेध करता हूं। यह समझने की बात है। दूसरी बात, मैं इस बहस को वहां भी नहीं ले जाऊंगा कि भारत का प्रधानमंत्री भारत की सार्वभौम सत्ता का चेहरा होता है। मैंने एक बार लखनऊ के एक फंक्शन में भी कहा था, राय साहब थे वहां, कि मुझसे कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का चेहरा कौन, तो अखिलेश यादव भी होंगे, शिव प्रताप जी को अच्छे लगे तो और बुरे लगे तो। ठीक, देश का चेहरा कौन, नरेंद्र मोदी है, सीपी राय साहब को अच्छा लगे तो भली बात, बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। जनता का निर्णय है, मानना ही पड़ेगा जब तक कार्यकाल है। मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा। मैं दूसरी एक बहस लेके आया हूं आज, बड़ी बौद्धिक बहस है ये, राजनीति की छोटी बहस नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो, संवाददाता सम्मेलनों में होती है। सवाल इस बात का है
कि क्या इस मुल्क से कांग्रेस उस मनोदशा से निकलने को तैयार है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेगडेवार, सुभाष बाबू, तमाम लोग अलग अलग विचारधाराओं के जो बाद में प्रवर्तक हुए, वो सब लोग एक जिस मंच पर थे, संयोग से, सौभाग्य से, दुर्भाग्य से उसका नाम कांग्रेस था उस वक्त भी। बस इतनी सी बात है। वो कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड वाली नहीं थी। देश में हर धारा का व्यक्ति उसी नाव पर सवार था और सबका योगदान है आजादी में। जयप्रकाश का योगदान है 42 के आंदोलन में, उनसे बड़ा कोई आदमी था क्या? अंबेडकर जी का योगदान है, उन्होंने तो बाद में पार्टी बना ली, कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवा दिया, तो अंबेडकर छोटे हो गए। लोहिया का योगदान था। यह मसला है, एक इस बहस को समझना होगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस बात की बड़ी वकालत हो रही इस देश में कि नैतिक अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी को नेहरू की विरासत पर बोलने का। शिव प्रताप जी, सीपी राय साहब, आज इस सवाल का भी पोस्टमार्टम हो जाए, है तो बड़ा कठिन सवाल, लेकिन हो ही जाना चाहिए पोस्टमार्टम, क्योंकि समाज में, शिव प्रताप जी एक मिनट, बड़े सवाल टाले नहीं जाने चाहिए। बौद्धिक प्रतिभा से, तर्कों से उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक बात कहता हूं, मेरी बात से सहमत हो तो बोलिएगा जरूर। मेरी छोटी बुद्धि कहती है इस देश को एक बनाने में निर्विवाद रूप से पटेल और इस देश के कैरेक्टर को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस देश के कैरेक्टर को लोकतांत्रिक स्वरूप देने के लिए सबसे बड़ा योगदान जवाहरलाल जी का, ऐसा मैं मानता हूं। यह देश लोकतांत्रिक रहे। मुझे एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि नेहरू, व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, नेहरू सर से पांव तक लोकतांत्रिक थे। कितनी अच्छी बात कही थी। अब बात आती है 7 कारण अरुण जी ने गिनाए, कांग्रेस ने गिनाए, सलमान खुर्शीद गिना चुके, मनीष तिवारी गिना चुके। हमने कुछ कारण नहीं गिनाए। एक सेकंड सुन लो भाई, मैं क्या कह रहा हूं वो तो सुन लो, उसके बाद तर्क हो तो उत्तर जरूर दीजिएगा, स्वागत है। जो नेहरू की सबसे बड़ी पूंजी थी, देश को लोकतांत्रिक स्वरूप देना, सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं उनका। कारखाने स्थापित करना भी उतना बड़ा योगदान नहीं। जो सरकार रहती कुछ ना कुछ बनाती है, कारखाना, रोड, फैक्ट्री, सबसे बड़ा योगदान ये था। उसी नेहरू की पार्टी ने, और पार्टी ही नहीं, उनकी बिटिया ने इस देश में पहली और आखिरी बार लोकतंत्र का गला घोटा, 19 महीने आपातकाल लगा दिया। क्या कांग्रेस को नैतिक अधिकार है फिर जवाहरलाल की फोटो लगाने का? गांधी के बच्चे हिंसा करें तो उनको गांधी की फोटो छोड़ देनी चाहिए। जवाहरलाल की बेटी ने आपातकाल लगा दिया इस देश में, सीपी राय। 19 महीने लाखों लोग जेल में रहे। जवाहरलाल नक से शिख तक लोकतांत्रिक थे। मैं एक उदाहरण देता हूं जवाहरलाल जी का। हम लोग उसके भुक्तभोगी एक सेकंड सुन लीजिए अरुण प्रकाश जी। जवाहरलाल जी ने एक बार केशव देव मालवीय के खिलाफ एक मसला आया। कलकत्ता के एक सेठिया की बही में 10,000 रुपए उनके खाते में दिखा दिए गए, नाम, इस्तीफा मांगा गया। जवाहरलाल जी खड़े हुए। जवाहरलाल जी ने कहा कि मेरी आत्मा नहीं मानती कि केशवदेव मालवीय भ्रष्ट हैं, लेकिन लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, इसलिए मैंने इनको सलाह दी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और फिर उन्होंने आगे कहा, जिसको बाद में वाजपेयी कोट करते थे, उन्होंने कहा कि विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव और वित्त फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, केवल 3 अवसरों पर 49 और 51 की बात होनी चाहिए। उसके बाद लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में 49-51 की बात नहीं थी। उस नेता की विरासत लेके जो आगे बढ़ी, ठीक उनके बाद इस देश में वैसा कभी न हुआ और न आगे हो भी नहीं पाएगा। वो व्यवस्था तो खैर मुरारजी कर गए। अगर यही बात है कि हाथ गंदे हैं, नेहरू की फोटो नहीं छुई जा सकती, तो मैं कहूंगा देश में सबसे पहले नेहरू के जो मूल चरित्र था उससे छेड़खानी की किसी ने, तो वो इंदिरा गांधी ने की। किसी शासक ने आपातकाल नहीं लगाया। जनता के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हुए। इस देश में कोई विभाग, कोई आयाम बचा हो जिस पर प्रतिबंध नहीं लगा हो, तो आप बताओ। मीडिया, लोक जीवन, सार्वजनिक जीवन,
राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, सबको जेल में डाल दिया गया। चलिए, उससे बुरे दिन भी आ सकते हैं। नहीं, हम अभी उस बहस में नहीं पढ़ रहे, वो मैं देखता हूं। सीपी राज जी, आज जितनी बात है पर उतने तक केंद्रित रहे, भविष्य वक्ता नहीं बने। अभी तो पूर्व की बात हो रही है कि क्या कांग्रेस को आपातकाल लगाने के बाद भी नेहरू जैसी पुण्यात्मा का चित्र वर्ण करने की नैतिक सत्ता हासिल है? यह बड़ा सवाल है। मैं कभी नहीं मानता कि अंबेडकर केवल बसपा के हैं, लोहिया जी केवल राय साहब की पार्टी के हैं, कभी नहीं मान सकता। मैं कभी यह स्वीकार ही नहीं कर सकता, और जो लोग ये कहते हैं वो लोग बौद्धिक नहीं हो सकते। शिवप्रताप जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं आपकी उसी बात की पुष्टि कर रहा था कि वास्तव में कांग्रेस के लोग कांग्रेस को, उस समय की कांग्रेस को जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य कर रही थी, एक पार्टी मान लिया है। वास्तव में एक मंच ही था जिस मंच पर विभिन्न विचारधारा के लोग भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए चल रहे थे, और उन सभी लोगों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री मान लिया था। बाद में ही सभी पार्टियां बनी और सब लोग आपस में अपने विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद जो एक शब्द आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने कहा कि सर से लेकर के पैर तक वह लोकतांत्रिक थे, आज भी लोकतंत्र के संदर्भ में व्याख्या होना चाहिए। मैं इसी नाते जब अरुण प्रकाश जी बोल रहे थे और जितनी भाषा कर रहे थे, मैं उनकी बातों का एक जवाब इस नाते नहीं दे रहा था कि आपके चैनल पर उचित नहीं लगता है मुझे कि उस प्रकार की बातें की जाए जिस प्रकार से विस्फोटक बातें ये लोग कह देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट तक का भी कोई कोर्ट कर दीजिए जिसमें आरएसएस को गांधी का हत्यारा कहा गया हो। आप कब तक इस बात को लेकर के चलते रहोगे भाई? आपने एक विषय उठाया था, सरदार पटेल ने वहां उसका हल निकाला था, और उसके बाद पूरे देश में यह साफ हो गया था कि नहीं, आरएसएस का कहीं भी इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर कोई हिंदुत्ववादी व्यक्ति ये कह करके कि नहीं हम वो कर देंगे, और आरएसएस हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में काम कर रहा था, तो उसको आरएसएस का मान लोगे क्या? जी ठीक है बताइए, आपकी बात आई जी, आपकी बात आई। अरुण जी, मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर आपके पास ही आ रहा हूं। जी 77 में देश के कम्युनिस्टों को छोड़कर बाकी लगभग हिंदी भाषी भारत के तो सारे गैर कांग्रेसी दलों का एक महागठबंधन बना। सीपी राय साहब उसमें थे, शिवप्रताप जी थे, जिसको नाम दिया गया जनता पार्टी। ठीक, जनता पार्टी का क्या हुआ वो सबको पता, मैं बोलूंगा नहीं। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी उसको रजिस्ट्रेशन अपने पास ले आए। कांग्रेस की स्थिति आज वैसी है। ये 77 की जनता पार्टी नहीं रही जो सुब्रमण्यम स्वामी के पास थी, ठीक है ना? 77 की जनता पार्टी तो बनी और विसर्जित हो गई। वैसे ही कांग्रेस का मंच बना था, लक्ष्य पूरा हुआ, विसर्जित हो गई। अब ये जो कांग्रेस है, ये विशुद्ध वैसी ही पार्टी है जैसी बसपा है, सपा है, सीपीआई है, सीपीएम है, भारतीय जनता पार्टी है, अजीत सिंह की लोकदल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अरुण जी। आदरणीय अग्निहोत्री जी, देखिए ये तो आपकी अपनी सोच है। मैं बहुत माजरत से आपसे कह रहा हूं, बहुत ही जी 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 भैया, विनम्रता से आपसे कह रहा हूं। ये आपकी सोच है कि कांग्रेस कहां है, सुब्रमण्यम स्वामी की है कि बसपा है कि सपा है, क्या है, ये आपकी अपनी सोच है, अपना मानदंड है। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा, जब आप नेहरू जी के लोकतांत्रिक स्वरूप का बात करेंगे, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस विश्वास मत का बात करेंगे, तो निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़ा होगा कि मूड़न और टूड़न नहीं था, किसी के लड़के की शादी नहीं हो रही थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा आपने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मान्यताओं की जिसने नींव डाली हो, और भारत का आज के डेट में 18वां प्रधानमंत्री शांति बन भी ना जाता हो, तो आप ये सवाल खड़ा हो रहा है देश के मैंने एक सवाल, अरुण जी, मैंने एक सवाल उठाया था, नहीं मैंने एक सवाल उठाया था आपातकाल वाला, उस पर उत्तर आना चाहिए था भाई जी। आपातकाल पे भी मैं कह रहा हूं अपनी जी, आपातकाल किन परिस्थितियों में कैसे लगा,
उस पर भी बहस होनी चाहिए। अभी आपने सीपी राय जी को टोक दिया था। नहीं मित्र, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर एक दिन आप अपने चैनल पे बहस रखवा लीजिए और अच्छे जो लोग उसके जेल गए उनको भी बुला लीजिए। भाई हम लोग बैठे हैं। हाँ ठीक है। मैं आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के उस बात को कोट कर रहा हूं जिस बार फर्नांडिस ने एज ए रक्षा मंत्री इस देश में स्वीकार किया हो कि डायनामाइट कांड का मैं साजिश करता रहा हूं, तो कहता है आदरणीय ठीक है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया अरुण जी, नहीं किया है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हम लोग पढ़े हैं उस दौर की चीजों को, नहीं ऐसा नहीं किया अरुण जी। इसलिए मैं कह रहा हूं उसको बहस रख लीजिए। नहीं बहस बाद में करें, ठीक है। अरुण भाई आपका उत्तर मैं समझ गया। आया सीपी राय साहब, मेरा सवाल सैद्धांतिक है, उसको पार्टी पॉलिटिक्स में मत घसीटिए कोई। अरुण भाई अब सीपी राय साहब परिस्थितियों में अरुण भाई 1 मिनट, अरे केवल कुर्सी बचाने 1 मिनट शिवप्रताप जी, 1 मिनट भाई, नहीं 1 मिनट व्यक्त करता मैं बस में नहीं जा। अरुण जी भैया थोड़ा ध्यान रखो, मेरा निवेदन परिस्थितियां कोई रही हो, जो सरकार हिंदुस्तान का विभाजन मंजूर कर लेगी, अमिताभ पार्टी के लोग तो लालच में बोले नहीं बोले मुंह सिल के रह जाएं, उनको टिकट लेनी है, मंत्री पद लेना, मुझे कोई लोभ लालच नहीं। मैं पहला आदमी होऊंगा जो ये कहूंगा इस सरकार को सरदार पटेल की फोटो चिमटे से भी छूने का अधिकार नहीं, समझे आप। और जो सरकार भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पर कुठाराघात करेगी, मतलब कानून संविधान को निलंबित कर देने का काम करेगी, मैं उसके लिए भी यही शब्द इस्तेमाल करूंगा। वो सरकार, वो पार्टी जवाहरलाल की स्मृतियों को की उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकती। सीपी राय साहब जी, क्या कांग्रेस के पास आपातकाल लगाने के बाद यह नैतिक सत्ता बची कि वो इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप के शिल्पकार की विरासत की अधिकारी अपने को बताए? आपातकाल से हमें शिकायत है, उसको हमने भोगा है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उसने लोकतंत्र को कायम रखा है। कांग्रेस का लोकतंत्र में यकीन है। यह भी सच्चाई है कि आपातकाल लगा, और यह भी सच्चाई है कि एक तरफ एक सरकार शपथ ले रही थी और जयप्रकाश जी इंदिरा जी के घर पहुंच गए थे, वो अलग दृश्य है। आपातकाल को उलझेंगे तो बात बदल जाएगी। यहां 2-3 तरह की बात है अग्निहोत्री जी। यह सच है कि कोई देश का महापुरुष है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और उसी कैटेगरी में जवाहरलाल नेहरू तक सब लोग आते हैं, जिन्होंने बैरिस्टर का कोट उतार करके और बड़ी सुखदायक जिंदगी छोड़ करके जेल काटने का काम किया, और उसके बाद देश के नेता थे इसलिए वो प्रधानमंत्री बने। अलग करके देखना कि पटेल साहब ने देश को एक कर दिया, उसमें नेहरू जी का कोई हाथ नहीं था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता नहीं। प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना उसका वो प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकता। ये तो आरएसएस की अपनी एक भाषा है, उस पर मैं एग्री नहीं करता हूं। उसके तमाम मुद्दे हैं, वो अलग चीजें हैं। जब हम ये बातें कर रहे हैं, हर एक का ये अधिकार है कि वो देश को जिसको महापुरुष माने उसके बारे में वो अपने कार्यक्रम करे, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करे, लेकिन उसके सिद्धांतों का थोड़ा बहुत पालन भी करे। यह भी सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई अमिताभ जी, कि अगर आपको गांधी की हत्या को जस्टिफाई करने वाली किताब चाहिए तो केवल आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर में मिलेगी। अगर उनको मारने वाले व्यक्ति के गौरव की गाथा कहीं मिलेगी तो वो बीजेपी आरएसएस के दफ्तर में मिलेगी। आप भी सोशल मीडिया पर हैं और मैं भी हूं। उस सोशल मीडिया पर और तमाम साधनों पर नेहरू जी की जितनी अश्लील तस्वीरें, सीपी राय साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, कोई ऐसी पुस्तक दिखा दे शुक्ला जी जिसमें गोडसे को आरएसएस ने कभी भी जस्टिफाई किया, कभी भी जस्टिफाई किया हो। रुक जाए, अपनी बात कहिएगा। तमाम नेहरू जी के बारे में अश्लील बातें, अश्लील तस्वीरें जो लोग देते हैं वो भी अपनी जगह है, मैं उसको भी छोड़ देता हूं। चलिए मुद्दे से भटक जाएगा। बड़प्पन दिखाना चाहिए बड़े को। आपने कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश का चेहरा है। मैं केवल 2 भाषणों का जिक्र करना चाहता हूं जिस पर मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है। जापान में खड़े होकर के यह कहना कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो विरोधी दलों की दुकान कैसे चलेगी। क्या जापान का फोरम, देश का प्रधानमंत्री वहां विरोधी दलों पर यह तंज कसे कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो विरोधी दलों की दुकान कैसे चलेगी? क्या यह देश के प्रधानमंत्री और देश के चेहरे को शोभा देता है? अमेरिका में खड़े होकर के यह कहना कि पहले वहां पर लाल फीताशाही थी और अब मैंने लाल कारपेट बिछा दिया है, तो क्या अब तक सिर्फ लाल फीताशाही थी, देश में कुछ नहीं था? क्या देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के दूसरे देश में खड़े होकर के यह बोलना शोभा देता है अगर वो देश का पहला चेहरा है?
अगर वो देश का प्रधानमंत्री है तो ये कह देना कि पहले सब कुछ कूड़ा करकट था। तो जब इतने सीमित दायरे में और संकुचित दायरे में कोई व्यक्ति, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर वो बात करेगा तो निश्चित तौर पर उसके क्रियाकलापों पर उंगली उठेगी। और वही महापुरुष जिनके बारे में तमाम अनर्गल बातें कही गई हो और जिनके कर्मों को निकाल दिया गया हो पिछले दिनों में कि 66 साल में कुछ नहीं हुआ, केवल लूट हुई है, जब लोगों ने इंगित किया कि 66 साल में अटल जी भी थे, तब 66 साल को कम करके फिर 6 साल कम किया गया। तो जिनके बारे में ये कहा गया हो तो उस पर तो उंगली उठेगी। मुझे इससे कोई एतराज नहीं। देश के महापुरुष सबके हैं, उनसे सब लोग प्रेरणा लें, लेकिन भगत सिंह से शुरू करके सारे लोगों से प्रेरणा लें। सब लोग उनके जन्मदिवस मनाएं और प्रेरणा लेकर के कृपया लोकतंत्र की भी रक्षा करें, देश की आजादी की भी रक्षा करें। और उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिनके नाते आज देश खड़ा है, टीटो, मार्शल और नेहरू, इन तीन ने मिलकर के बनाया था जब दुनिया दो धुरी पर टिकी हुई थी। और उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये एक कमजोर देश पहले जो भीख का कटोरा लेके घूमता था गेहूं के लिए, उसको इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि आज हम चौथी बड़ी ताकत बनके खड़े हुए हैं। इसलिए अमिताभ जी, मैं तो बहुत तटस्थ भाव से बात कर रहा हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सारे महापुरुष सबके हैं, सब लोग मनाइए, ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर कोशिश मत करिए। आपकी बात आ गई। सीपी राय साहब ने 2-3 बातें कही। एक उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री देश का चेहरा है तो ये अगर मगर का सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है और देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, भारत में एक सेकंड अगर नहीं सीपी राय साहब 1 मिनट, नहीं आपने जो बोला मैं अक्षरशः कोट कर रहा हूं, उद्धृत कर रहा हूं अक्षरशः इन्वर्टेड कॉमा में, इधर उधर नहीं। मैं कभी भी डिस्टॉर्शन वर्जन बोलता ही नहीं। ये अगर मगर का किसी की मंजूरी स्वीकृति का सवाल ही नहीं संसदीय लोकतंत्र में। जितने कालखंड में इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं, उतने कालखंड में वो देश का चेहरा नहीं। इसमें अगर मगर नहीं। एक दूसरी बात, हम बहस किस बात पर लेके आए थे? हम बहस इस बात पर लेके आए थे, कोई किसी की जयंती ज्यादा मनाए, कोई थोड़ी कम मनाए, कोई बताशा बांटे, कोई लड्डू बांटे, ये सब स्वतंत्रताएं हैं। मैं इस बात पर लेके आया था कि महापुरुषों को लेके ये अजब किस्म की खेमेबंदी क्यों? आज हिंदू में एक बहुत अच्छा कार्टून छपा है, इतिहास से सीखना नहीं, वर्तमान को समझना नहीं, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ना नहीं, झंडा लेके घूमना, देश के जनादेश को भी अपने ढंग से व्याख्यायित करना, ये विचित्रताएं है ना इस देश में। खैर, हिंदू में एक बहुत अद्भुत कार्टून छपा है। एक घेरा बना है खेत में, उस घेरे के जो गेट लगता है उसमें हाथ का पंजा है। अरुण जी सुन लीजिए, ये तो भाजपा वाले नहीं बनवा दिए, और हिंदू तो जो जिस विचारधारा का पोषक है वो विचारधारा आपके नजदीक है, आपकी है। उसमें और बीच में पंडित जी की मूर्ति लगी है और उस पर कैप्शन दिया, नेहरू फिर कांग्रेस के की कैद में, ऐसा कुछ करके। आप जो लोहिया को समाजवादी पार्टी जब पर अपने स्टैंप लगाने की कोशिश करती है, मुलायम सिंह यादव, तो वो लोहिया को छोटा करते हैं। मायावती जी जब अंबेडकर जी पर स्टैंप लगाती हैं तो वो अंबेडकर के कद को छोटा करती हैं। जयप्रकाश जी पर तो खैर कोई स्टैंप लगाता नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है। जवाहरलाल जी पर स्टैंप लगाती है कांग्रेस, तो वो जवाहरलाल जी को छोटा करती है। इनको खुला छोड़ देंगे तो ये अपने कद के मुताबिक रहेंगे। आप इनको पार्टी के दफ्तरों में लाके बैठाना चाहते हैं। इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है, अगर बहस को हम इधर उधर नहीं भटकाएं, तो इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है कि उस वक्त कांग्रेस सिर्फ एक मंच थी, देश के हर विचारधारा का आदमी वहां था। इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है कि गांधी जैसे आदमी ने ही यह बात कही थी कि आजादी मिल गई, कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हुआ, अब चुनावी राजनीति के लिए नई पार्टी बनना चाहिए। तब तो 1100 करोड़ भी नहीं था। यह वक्तव्य है ना गांधी का। सवाल यह उठता है, मैं इस बहस को सिर्फ इसलिए लेके आया कि अंबेडकर को, लोहिया को, जयप्रकाश जी को, जवाहरलाल जी को, पटेल को, सीपी राय साहब ने एक और बात कह दी, मैंने ये कह दिया कि इस देश में 2 योगदान अलग से दिखते हैं। देश को लोकतांत्रिक चेहरा देने का काम पंडित जी ने बहुत खूबसूरती से किया और देश के एकीकरण का काम पटेल का। तो उन्होंने उस पर ये तंज कर दिया कि उप प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहे। ये स्थिति हमको पता है, संवैधानिक स्थिति सीपी राय साहब, लेकिन फिर भी देश में बहुत सारे लोग अपने विशिष्ट योगदान के लिए पहचाने जाते हैं।
उस पर इतनी हल्की टिप्पणी हो जाएगी क्या? भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो इस बात का उल्लेख होगा कि वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक योगदान था। नहीं, मुझे अमिताभ जी, नहीं, आपने उसमें पटेल को छोटा करके दिखाने की एक टिप्पणी कर दी। मुझे पटेल साहब के योगदान पे नहीं, आपने तो कहा, नहीं आपने कहा, नहीं सीपीआई साहब, नहीं माफ करिए, आपने जो कहा मैं उद्धृत कर दूं, नेहरू को अलग करके पटेल साहब मैं उद्धृत कर दूं, सीपीआई साहब मैं उद्धृत कर दूं। आपने कहा कि कहा गया कि देश को एक काम करने का काम पटेल, सरदार पटेल ने किया। वो प्रधानमंत्री जब तक ना चाहे वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। एक चीज समझनी होगी हमको, उस समय का शासन कैसे चलता था ये भी समझिए। आज जैसा नहीं चलता था जैसा आज लखनऊ में और दिल्ली में चल रहा है। 7 साल एक सेकंड सुन लीजिए भाई राय साहब, 7 साल बड़े थे जवाहरलाल से पटेल, और जीवन जब तक पटेल जिंदा रहे 3 मोतीलाल से 3 मूर्ति से जवाहरलाल पैदल जाते थे सरदार के घर। वो लिखते थे सरदार साहिब पटेल को, और वो लिखते थे मेरे प्रिय जवाहर। ये सद्भावना थी, आज की तो दौर की थी कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बाकी सब चपरासी, ये भाव नहीं था। एक उदाहरण और बताता हूं शासन कैसे चलता था, उससे भी समझ हम लोगों को मिलेगी। अब्दुल कलाम आजाद को जब भी फोन लगाते थे जवाहरलाल खुद लगाते थे, खुद नंबर डायल करते थे। एक बार कुछ अनमयस्कता रही होगी, कोई चिंतन होगा, कोई चिंता होगी मन में, आप मथाई से कह दिया कि भाई बात कराओ आजाद साहब से, तो उधर से उन्होंने उठाया, मथाई साहब ने कहा कि पंडित जी बात करेंगे। तो मालूम है आजाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जवाहरलाल उंगलियों में दर्द होने लगा क्या? अब तुम मुझसे बात करना चाहोगे तो कोई दूसरा फोन मिलाएगा। इस रिश्ते पर भारत की वो सरकार चल रही थी। इस रिश्ते पर नहीं चल रही थी कि मैं महारानी बाकी सब पालकी उठाएंगे। ये भारत की तासीर थी। उससे खूबसूरत लोकतांत्रिक सरकार हिंदुस्तान में हुई ही नहीं जवाहरलाल की सरकार से ज्यादा। ऐसा रिश्तों का मान अद्भुत। आज के नेता तो जुगनू बराबर भी नहीं, वो सूरज थे। आज की शालीनता है किसी के पास? ही नहीं है। राजनीतिक विस्फोट रोकने तो आप चले जाओगे, बगावत रोकने चले जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, लेकिन वैसे राजा के भाव में रहेगा। वही सरकार थी जो 100% लोकतांत्रिक थी। कैबिनेट की बैठकों में जवाहरलाल की आलोचना हो जाती थी और जवाहरलाल सुनते थे। इसलिए मैंने कहा जवाहरलाल जी का सबसे खूबसूरत योगदान इस देश में जो है वो मेरी छोटी बुद्धि के मुताबिक वो है, उन्होंने इस देश की सरकार को, इस देश के मिजाज को लोकतंत्र के रस में डुबो के खड़ा किया। ये वो नींव है जिससे भारत में सत्ता हस्तांतरण सहज भाव से हो रहा है। भारत के किसी पड़ोसी मुल्क में यह खूबसूरती नहीं। इसलिए मैंने आपातकाल का जिक्र किया। मैं इंदिरा जी का विरोधी नहीं, बहुत सारे कामों का प्रशंसक हूं, लेकिन कोई मुझसे सपने में भी ये चाहे कि मैं आपातकाल का समर्थन कर दूं, जो लोग आपातकाल पर ठंडी प्रतिक्रिया देते हैं वो, या जो समर्थन करने का दुस्साहस करते हैं, वो सब लोग मूलतः लोकतंत्र विरोधी हैं। शिव प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे थे? शिव प्रताप जी आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। राजनीति का सबब बनी पंडित नेहरू की विरासत। पीएम मोदी को न बुलाने से शुरू हुई सियासत। खानदान की बहू मेनका का पलटवार। नेहरू पर नहीं है किसी का एकाधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। शिव प्रताप शुक्ला जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हो, उसके साथ एक सवाल भी। बावजूद इन सब बातों के क्यों आखिरकार कभी गांधी को लेकर, कभी पटेल जी को लेकर, तो कभी नेहरू को लेकर खींचतान होती है? क्यों एक खेमेबंदी होती आ रही है? देखिए, वास्तव में गायत्री जी, इस नाते खींचतान की स्थिति हो जाती है कि कहीं न कहीं राजनीति में लोग अपने राजनीतिक वर्चस्व को रखना चाहते हैं। उनके लिए देश छोटा हो जाता है, अपना विचार बहुत बड़ा हो जाता है। इस नाते वो इस बात को वो रखते हैं। नहीं तो मैं बड़े बखूबी इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस डॉक्टर हेडगेवार की निंदा लोग करना चाहते हैं, वही डॉक्टर हेडगेवार कभी उस अनुशीलन समिति के सदस्य थे जो इस देश को आजाद कराने के लिए
अपने को आगे करती अग्रणी की थी, लेकिन उनके भी निंदा हो जाती है। वह डॉक्टर हेडगेवार एक बात जरूर कहे थे कि भाई हमको यह लग रहा है कि शायद आने वाले समय में जब यह देश स्वतंत्र हो जाएगा तो जिस आधार पर इस देश को चलाया जाना चाहिए। कट गया भाई। आपकी आवाज आ रही है शिव प्रताप जी, बोलिए। लगता है हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शुक्ला जी के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन एक सवाल वही खड़ा होता है अरुण प्रकाश जी, आखिर ये खेमेबंदी क्यों हो रही है? वो तो महापुरुष हैं, चाहे बात गांधी जी की हो, पटेल जी की हो, मैं जरूर ये कहना चाहता हूं नेहरू जी की। जब सीपी राय साहब इस बात को कह रहे थे, पटेल की बात कहे थे, जी जी, पूरा देश इस बात को जानता है कि इस देश के सारे रजवाड़ों को एक करने का काम पटेल ने किया था। हैदराबाद, जूनागढ़, यह कहीं बगावत कर रहे थे, उस बगावत को भी रोक करके उन्होंने वो किया था। केवल एक कश्मीर ऐसा रह गया था जो शेख अब्दुल्ला के दबाव में, चाहे जिस भी आधार पर, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर है कि आज उसका दंश आज भी हम भोग रहे हैं। अगर वो भी कहीं पटेल के हाथ में रहा होता तो शायद आज उस दंश को हम नहीं भोगते। हम कहीं ये नहीं कह रहे हैं, कोई किसी प्रकार की बात नहीं कह रहे हैं। इस नाते ये कहना कि नेहरू किसी एक पार्टी के हैं, यह उचित नहीं है। सर्वथा मैं ये मान करके चलता हूं, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे पटेल हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे दीनदयाल हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, विचारधारा के आधार पर इन सभी लोगों ने देश के लिए कार्य किया है। सबका सम्मान होना चाहिए और सभी सबके हैं, इस प्रकार की बात होनी चाहिए। आज हम बहुत छोटे हो गए हैं और हम अपने उसी छोटा के आधार पर धीरे 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 प्रदेश छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है। अरुण जी, एक पार्टी से ऊपर उठकर सोचिए, व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर, क्या इतने बड़े मुल्क को, इतने विविधता वाले मुल्क को, जहां सैकड़ों बोलियां, बीसियों भाषाएं, हजारों जातियां, उपजातियां और गोत्र हो, उसको कोई एक परिवार की लीडरशिप आजादी दिला सकती थी? नहीं ना। तब वो एक कलेक्टिव एफर्ट था पूरे हिंदुस्तान का। ये भाव स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और अगर आप कहोगे हम मानते हैं तो मैं प्रमाण दे दूंगा। सीपी राय साहब को याद होगा, इंदिरा जी ने एक काल पात्र जमीन में रखवाया था जी। उस काल पात्र को मुरारजी की सरकार ने आके सबसे पहला काम किया, काल पात्र खोदो। उस काल पात्र में क्या लिखा था मुझे कुछ स्मरण है, कहिए तो सुना दूं। इंदिरा जी 15 साल की थी मेरे ख्याल से उस वक्त, और लिखा था कि उन्होंने भी नेतृत्व किया आंदोलन का। बताइए, भगत सिंह कहीं नहीं, सुखदेव कहीं नहीं, बिस्मिल कहीं नहीं, खुदीराम कहीं नहीं, लोहिया कहीं नहीं। जिस जयप्रकाश के लिए, और भगत सिंह और जयप्रकाश दो लोगों के लिए तो गांधी ने अलग अलग समयों पर कहा कि मुझे इनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या हो रही है। 42 में जयप्रकाश और फांसी के समय जो भगत सिंह की अपील थी इस देश के अंदर, गांधी जैसे महान व्यक्ति ने कहा कि मुझे ईर्ष्या है इनके व्यक्तित्व से। उतने बड़े लोगों का कहीं नाम नहीं, 2 लाइन में गांधी का नाम, और उसके बाद फिर मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी से होते होते इंदिरा जी ने देश को आजादी दिला दी। यह कालपात्र था। इस मानसिकता से देश चलेगा, देश एक रहेगा। फिर हम कहते हैं साझी विरासत रखो। और अरुण जी, अगर हमारे बाबा परबाबा 4 भाई थे, उनके बीच में कुछ मतभेद रहे भी हो, तो क्या बाद की पीढ़ियों को यह हक होता है कि वो उन मतभेदों के आधार पर भेदभाव करे उनकी स्मृतियों में? राय साहब, ये तो हिंदुस्तान का चलन नहीं है। हमारे बाबा 4 भाई थे, वो चारों मेरे लिए आदरणीय होंगे। हुई होगी उनके बीच में कभी अदावत? ये इस देश के पुरखे हैं, इनके साथ भी खेमेबंदी। अरुण प्रकाश जी, कांग्रेस से मुझे ये सबसे बड़ी शिकायत है, उसने इस देश में लगातार ये कोशिश की कि इस आजादी का मतलब एक परिवार। अरुण जी। आदरणीय अग्निहोत्री जी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि एक परिवार या नहीं। काल पात्र इसका उदाहरण है, काल पात्र इसका टाइम कैप्सूल इसका उदाहरण है। सर सुन ले आप जी। अगर कालपात्र का उदाहरण देंगे तो इधर भी 5-6 महीने 10 महीनों का उदाहरण है।
अभी हमारे ये कैसे बात आप कर रहे हो मित्र? मैं 10 महीने का उदाहरण कैसे देगा? काल पात्र तो सरकार ने भविष्य के लिए रखवाया कि आज से 200-400 साल बाद भारत के बारे में लोग क्या जाने, इसका एक उसने दस्तावेज रखवाया। जो व्यक्ति मौजूद, उसकी महत्ता को समझ ही नहीं है जी। जो व्यक्ति मौजूदा सरकार में है, मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं। नहीं मैंने जो से नहीं भैया अरुण जी, मैंने पूछा सवाल क्या है आज क्या हो रहा है, ये सवाल नहीं। आज सवाल है कि क्या इस देश की आजादी एक परिवार की देन है, ये मूल प्रश्न है। बिल्कुल नहीं, इतनी बात है। भगत सिंह का भी मनाती है, तो आपने काल पात्र क्यों गड़वाया? भगत सिंह के लेकर के आजादी के में जिसका भी योगदान है, नहीं आपने काल पात्र चौरी चौरा भी जाती है। कांग्रेस ने इस देश में जो हजारों लोग आजादी के लड़ाई में योगदान दिए हैं, उन सभी का श्रद्धा करती है, उनका सम्मान करती है, और उनके जन्मदिन और उनके मृत्यु के दिन पर निश्चित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती है, उनको श्रद्धांजलि देती है। कभी कांग्रेस ने खाली नेहरू, इंदिरा जी या कहते हैं राजीव जी का कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करती है। आप कांग्रेस के कार्यक्रमों की एक फहरिस्त बना लें। अरुण जी ना लिस्ट एक सेकंड शिव प्रताप जी, एक सेकंड, मैं सीपी राय साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं उन लड़कों से कभी प्रभावित नहीं होता जिन्होंने जिंदा में बाप को घर से निकाल दिया, मरने के बाद अखंड रामायण करा रहे उनकी स्मृति में। इस सब का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। मूल बात क्या है, निकाल दिया अरुण प्रकाश जी, एक मिनट मित्र, मूल बात यह है क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने देश 200-300 साल बाद क्या जाने, इसके लिए धरती के गर्भ में जो काल पात्र गड़वाया था, तो विषय ही बदल दिया। ना वो एक परिवार की स्तुति गान था या नहीं था सीपी राय जी? नहीं, ये विषय आपने परिवर्तित कर दिया एकदम। नहीं, विषय तो यही है। आप जब तक ये मानेंगे कि आजादी मेरे घर से आई, तब तक आप अंबेडकर को नहीं माना कि आजादी हमारे घर से आई। नहीं, तब तक आप अंबेडकर को नहीं मान पाएंगे। नहीं, आज ये कांग्रेस ने कभी नहीं माना। नहीं, आप अंबेडकर को नहीं मान पाएंगे, आप श्यामा प्रसाद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आप लोहिया को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आप जयप्रकाश को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप भगत सिंह, खुदीराम, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, इनको कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर ये ग्रंथि रहेगी कि ये आजादी एक परिवार से लेकर लखनऊ तक हमने पदयात्रा की है और हमेशा करते रहे हैं। राय साहब, क्या ये भाव भी महापुरुषों के विरासतों में छोटापन पैदा करता है कि एक परिवार ने आजादी दिला दी हिंदुस्तान में? पहली बात तो ये कौन स्वीकार करेगा कि कोई एक परिवार आजादी दिला दे। आजादी के बड़े नायक थे, तिलक से शुरू करके और गांधी जी होते हुए, और सबसे बड़े नायक तो गांधी जी थे। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नकार नहीं सकता। अगर वो इतनी दूर तक सेना लेके नहीं चले आए होते, 42 में सारे लोग जेल चले गए, तो उसके बाद समाजवादी जो जयप्रकाश, लोहिया इत्यादि लोग थे, और गांधी जी ने निकल करके बाद में कहा था कि इनके योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। भगत सिंह के जब फांसी दी गई, उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार नहीं हूं, मेरा फांसी, मेरी जो शहादत होगी, ये हिंदुस्तान की आजादी में एक नया रंग भरेगी। किसी के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता आजादी की लड़ाई में, लेकिन अगर किसी ने मुखबिरी की हो तो उसके योगदान को स्वीकारा भी नहीं जा सकता। पर वो छोटी बात हो जाएगी, अभी कहूं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं। आजादी के जितने भी नायक थे, सबका योगदान था, तब इतना बड़ा देश आजाद हुआ है, और उसके सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी थे, इसीलिए उनको हम लोगों ने राष्ट्रपिता माना। जितने भी नायक थे वो सारे देश के हैं, सबके आदरणीय हैं, और जो भी महापुरुष है, मैंने शुरू में कहा, अगर हम सारे लोग उनसे प्रेरणा ले सकें, शिक्षा ले सकें, सिर्फ उनका दिन नहीं मनाए बल्कि उनके रास्ते पर चल सकें, तो सबका अधिकार है ये। और किसी को ये हक नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि मैं किसी से कह दूं कि आप लोहिया का जन्मदिन क्यों मना रहे हो, जयप्रकाश का क्यों मना रहे हो। मैं महात्मा गांधी पढ़ाता रहा हूं। मैं तो नहीं कहता कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया के हैं। 120 से ज्यादा देशों में उनकी मूर्ति लगी है। 60 के आसपास देशों में उनके कोई इंस्टीट्यूट उनके नाम पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी सबसे बड़ी तस्वीर लगी है, और 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर दिवस घोषित किया है, और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना है। हम कैसे हम देश के काम, पूरी दुनिया में जो आदर्श हो उसको हम संकुचित दायरे में कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल, और उन पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। रहना चाहिए जी, ठीक है, साफ रहना चाहिए। ठीक है सीपी राय जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आई। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। मैं बहस क्यों लेके आया, शायद अंत तक भी पूरी बात मेरा दुर्भाग्य, मेरे मेहमान पूरी तरह से उसको आत्मसात नहीं कर पाए कि ये बहस क्यों थी आज। ये बहस आज के लोगों पर नहीं थी, जिंदा किरदारों पर। ये बहस शिवपाल सिंह यादव
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अमित शाह पर नहीं थी। ये बहस उन नायकों पर थी। वो आज कोई धरती पर नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। मैं ये बहस सिर्फ इसलिए लेके आया, सब लोग दिन मनाओ। और अव्वल तो सीपी राय जी ने जो बात कही वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि दिन मनाना बहुत छोटी चीज होती है, दिल में बसाना बहुत बड़ी काम होता है। वो कोई नहीं कर पा रहा, दिन सब मना रहे हो, ठीक है ना। दिल में कोई नहीं बसा रहा, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। अभी गांधी की कसौटी लेके बैठेंगे तो जवाहरलाल की ही सरकार फेल हो जाएगी उस कसौटी पर। बाकी की तो छोड़ ही दीजिए, बाकी की तो छोड़ ही दीजिए। जवाहरलाल जी की, जिसमें सब लोग हूबहू गांधी के क्लास में बैठे थे, जिनको गांधी ने खुद पढ़ाया था, उनकी ही क्लास के बच्चों ने जब सरकार चलाई तो गांधीवाद नहीं आया देश में। उस बहस को छोड़िए। आज मूल विषय क्या था? हर आदमी, कोई मानता नहीं सीपी राय साहब, शुक्ला जी, अरुण जी, लेकिन ये सच है उतना ही जितना सच है कि सूरज पूरब में निकलता है। किसी ने दीनदयाल, किसी ने जवाहरलाल, किसी ने पटेल, किसी ने सुभाष चंद्र बोस, किसी ने अंबेडकर जी को पेटेंट कर लिया। अब ये पेटेंट ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे नोकिया वाले ने अपना फोन करा लिया, ऐसा तो कर नहीं सकते कि मुकदमा कर दो। तो क्या करते हैं, जब कोई दूसरा उनको सम्मान देने की कोशिश करता है तो एक चिढ़ भरी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। मेरी आपत्ति वहां से है। हमको प्रसन्न होना चाहिए, मेरे पुरखे को जितने लोग सम्मान दे सबका स्वागत है। इसमें क्या समस्या कहां पर आती है भाई? अभी समाजवादी पार्टी अंबेडकर का सम्मान समारोह रखे, कोई स्मृति का भव्य लखनऊ में, ये रखेंगे नहीं, अलग बात है। लेकिन अगर रखें तो एक इन्हीं की पड़ोसी पार्टी जो है वो सबसे पहले 4 खरी कोटी सुनाएगी, मेरी आपत्ति होगी। और वो पार्टी अगर लोहिया जी के विषय में एक वो अच्छा सेमिनार रखे राष्ट्रीय स्तर का, तो सीपी राय जी को आपत्ति नहीं करना चाहिए। मेरी आपत्ति सिर्फ इसलिए थी, इस मूल बिंदु पर, उसको उस पर बहस नहीं हुई। दुनिया जहान की बातें हो गई, उस पर बहस नहीं हुई। क्यों छोटा करना चाहते हैं? मैं अपने बाबा को, परबाबा को खुद छोटा करना चाहता हूं। क्यों? जिन लोगों ने गांधी को उनके जीवन काल में नहीं माना, वो लोग भी अगर आज गांधी को मान रहे हैं तो अमिताभ अग्निहोत्री के लिए इससे प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है? मेरे पुरखे की यश कीर्ति फैल रही है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अच्छी बात है, इसमें विरोध क्यों? कोई क्यों चिढ़ता है? तब चोर की दाढ़ी में तिनका लगता है। क्या आजादी की लड़ाई हम लोगों ने नहीं देखी? किसी ने भी, यहां जितने लोग बैठे हैं, 77 की लड़ाई देखी? उससे पहले एक प्रयोग हुआ जिसमें दीनदयाल और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर काम किया। क्या दोनों लोग अलग अलग पूजनीय नहीं है? ये इतने बड़े मुल्क में सारी समस्याएं वहां पर आती हैं जहां हम ये मान लेते हैं कि मेरा ही नायक बस सब कर गया, बाकी कोई कुछ नहीं किया। कोई कहता केवल अंबेडकर ने देश बना दिया, मैं उसके भी खिलाफ हूं। जो लोग कहते हैं केवल जवाहरलाल ने देश बना दिया, मैं उनके भी उतना ही खिलाफ हूं। योगदान है, पूर्ण कोई नहीं है। अंबेडकर जी ने संविधान की रचना में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य नॉमिनेट हुए थे उसमें एक लंदन चले गए, वहीं बस गए, 2 लोग बीमार रहने लगे, एक की मृत्यु हो गई, वो मेंबर रिप्लेस ही नहीं हुए। तो ज्यादा कार्यभार अंबेडकर जी पर आ गया, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन साथ में यह भी कहता हूं 360 लोगों की संविधान सभा थी, जो भारत की उस समय की कलेक्टिव सबसे उत्कर्ष साझी प्रतिभा थी, कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडिया। उन सब लोगों का योगदान था। एक एक किंतु परंतु पर 2-2 दिन बहस हुई है। किसी एक को श्रेय क्यों? क्यों? यह मूल बात है। जैसे पटेल को देश के जोड़ने के लिए अतिरिक्त श्रेय, जवाहरलाल जी को लोकतंत्र के लिए अतिरिक्त श्रेय, वैसे ही अतिरिक्त श्रेय अंबेडकर जी को संविधान के लिए। इसमें कोई आपत्ति है? इसमें आपत्ति क्यों? हम अपने पुरखों का कद क्यों घटा रहे हैं? मैं सिर्फ इस दुख के लिए बहस लेकर आया था कि मेरा आवाम भी सुने, उत्तर प्रदेश भी सुने, उत्तराखंड भी सुने कि आज के हमारे जो उनके वंशज हैं वो क्या सोचते हैं।
लेकिन मुझे लगा वही छोटी राजनीतिक परिधियों में ये बहस सिमट कर रहेगी, छोटी राजनीतिक परिधियों में ये बहस सिमट कर रहेगी। क्यों? जब भी श्रेय की लड़ाई लड़ेंगे तो पुरखों को कलंकित करेंगे। उस वक्त किसी ने श्रेय की लड़ाई नहीं लड़ी जितने लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। श्रेय की लड़ाई नहीं लड़ी, अन्यथा भगत सिंह गांधी जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पाए जाते। गलत तो नहीं करा रहा है साहब? आज का समय होता तो भगत सिंह गांधी जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और हर चैनल पे लाइव बैठे होते। जवाहरलाल जी के खिलाफ अंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। गलत तो नहीं कह रहा अरुण जी? जब अंबेडकर हारे थे कर रहे होते, लेकिन ये उनका जज्बा था। नहीं अरुण जी ना, ये उनका जज्बा था मर्यादा का। सुभाष चंद्र बोस, शुक्ला जी, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल गांधी जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते जब सीतारामैया के मसले पर गांधी जी ने यह पक्षधरता की थी। लेकिन बड़े दिल के लोग थे, तमाम असहमतियों के बाद भी गांधी को कहा कि आप हमारे सबके नेता हैं। हम ऐसा दिल नहीं रख सकते क्या? हम उनके पुरखों के, अपने पुरखों की विरासत में क्यों झगड़ा कर रहे हैं भाई? कोई एक परिवार, कोई एक पार्टी कैसे पेटेंट करना चाहती है और क्यों करना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस ग्रंथि से भारत को निकालना होगा। इस ग्रंथि से भारत को निकालना होगा कि किसी भी महापुरुष पर कोई भी छोटी पार्टी बैठकर कब्जा कर ले और कहे भाई साहब ये तो मेरे, ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। ये चलना वाला नहीं। और पार्टियों के भरोसे ये पुरखे यश नहीं पा रहे, ये भी जान लीजिए। अगर किसी को यह भ्रम हो कि पार्टियों के भरोसे ये लोग यश पा रहे हैं तो उस भ्रम को भी दूर कर दीजिए। ये भारत के हृदय में बसते हैं, इसलिए अभी तक भारत में अमर है, भारत में सदा अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रताप शुक्ला जी आपका, अरुण प्रकाश जी आपका, सीपी राय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।